गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और जितने भी मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए। ठीक है, देखिए हम अभी वर्ड में एक चीज़ ओपन कर रहे थे। हमें देखना है व्हाट इज सी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, ये सब चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारी सी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे क्या चीज़ किस तरीके से ये ऑपरेट करती है। ठीक है, तो इसे आप देखते हैं। ठीक, देखो, सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल एंड मिडल level programming language used for developing computer software system application scheme and more. Now its simplicity and efficiency, C is excellent choice for beginner. It provides a strong foundation in programming concept. C was developed by Dennis M. Ritchie at Bell Laboratory in 1972. Initially it was created for programming the Unix operating system. C एक सामान्य उपयोग में आने वाली ऐसी भाषा है जो मिडल लेवल लैंग्वेज को अप्रोच करती है। यह डेवलप करती है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, सिस्टम प्रोग्रामिंग्स को, एप्लीकेशंस को और गेम को, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसमें हम ड्राइवर्स हो गए, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, साउंड ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर। नाउ फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी, ये बहुत ही, इसे हम बहुत ही आसान और एक जल्दी से सीख जाने वाली लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, भाषा के बारे में जानते हैं। सी आपकी पहली चॉइस हो सकती है अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। सी को डेवलप करने वाले जो इन्वेंटर थे उनका नाम था डेनिस एम रिट्ची, जो कि बेल लेबोरेटरी 1972, जो कि आज यूएसए में अवेलेबल है, वहाँ पर इस लैंग्वेज का जन्म हुआ था। साथ में 1976 आफ्टर 4 ईयर्स इसी लैंग्वेज के अंदर 1976 C++ का भी इन्वेंटेशन इसी लेबोरेटरीज के अंदर हुआ था, जिसे ब्रांजल स्टार्टअप ने किया था। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो बनाया गया था वो बेसिकली आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। ठीक है, ब्रिज द गैप बिटवीन लो लेवल प्रोग्रामिंग क्लोजर टू हार्डवेयर एंड मशीन कोड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्लोजर टू ह्यूमन रीडेबल कोड। ठीक है, ये एक तरीके से ब्रिज का काम करती है। ये एक तरीके से ब्रिज का काम करती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग मतलब जो क्लोज है किसके, हार्डवेयर के और मशीन के। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्लोज है किसके, ह्यूमन रीडेबल कोड के। ठीक है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम आसानी से कोड को पढ़ सकते हैं, और हार्डवेयर और मशीन कोड वो होते हैं जिनको मशीन पढ़ सकती है आसानी से, हम नहीं पढ़ सकते। बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस नहीं, सॉरी, लैंग्वेज होती है। referred as the mother of all programming language because it influenced many modern programming languages like C++, Java, Python and Go. ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी लैंग्वेज हम देखते हैं या हम चला रहे हैं या हम सुन रहे हैं या हम उन पर काम कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस है किससे, आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। इसीलिए सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सी प्रोग्राम आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट्स मीन कोड कैन बी कंपाइल्ड एंड रन ऑन डिफरेंट सिस्टम विद मिनिमल मॉडिफिकेशन। ठीक है, सी प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इस प्रोग्राम को आप कहीं भी आसानी से चला सकते हैं, छोटे से अपडेट के साथ या छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर हैवी रन टाइम एनवायरनमेंट एंड लाइब्रेरीज मेकिंग इट्स आइडल फॉर लो रिसोर्स सिस्टम। इसके लिए कोई बहुत बड़े कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सिस्टम पर भी काम कर जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें The C programming language was created by Bell in early in 1970 mainly by Kent Hobson and Dennis Ritchie for the Unix operating system which at the time required application to be written in assembly language. ठीक है, उससे पहले जो प्रोग्राम लिखे जाते थे, एप्लीकेशन लिखी जाती थी, तो किस में लिखी जाती थी, असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती थी। प्रोग्रामर्स नीडेड अ मोर यूजर फ्रेंडली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, असेंबली प्रोग्राम विच कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ठीक है, जो असेंबली में प्रोग्राम लिखा जाता था कंप्यूटर हार्डवेयर्स के नियरेस्ट होते थे, एंड लेंथी कॉम्प्लेक्स होता था उन्हें डिबग करना, उनके अंदर नई फंक्शनलिटी रिक्वायर करना। तब हाई लेवल एक लैंग्वेज बनी जिसका नाम रखा गया बी, आफ्टर द BCPL सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन विच इट वॉज बिल्ट आफ्टर बेल लैब्स परचेस अ डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन यूनिक सिस्टम मॉडल PDP-11। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई है आपकी लैंग्वेज सी।
ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। सी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सी लैंग्वेज की, ठीक है, जिसके लिए सी को इतना पसंद किया जाता है। देखो, फीचर ऑफ सी लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, फास्ट है, इफिशिएंट है, मॉड्यूलरिटीज है, स्टैटिकल टाइप है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं, लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस हैं, मिडल लेवल लैंग्वेजेस है, पोर्टेबिलिटीज है, इजी टू एक्सटेंड है, और प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ये सारे फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के, ठीक है, विशेषताएं जिसे कहते हैं कि हम आज भी सी को चूज़ करते हैं, सी को हम देखते हैं, सी को हम पढ़ते हैं, क्यों। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, इन अ प्रोसीजरल लैंग्वेज लाइक सी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग होती है, इसके अंदर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैरिड आउट करने होते हैं उनको। सी प्रोग्राम में कंटेन मोर देन वन फंक्शन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, इसे पढ़ लेंगे आप। उसके बाद फास्ट एंड इफिशिएंट, ठीक है, न्यूअर लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन ऑफर मीन मोर फीचर्स देन सी प्रोग्राम लैंग्वेज, बट ड्यू टू एडिशनल प्रोसेसिंग इन दीज लैंग्वेज their performance rate gets down effectively. C programming language is the middle level language, provide programmer access to direct manipulation with the computer hardware, and higher level language do not allow this, ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। Modularities, the concept of storing C programming language code in the form of libraries for further futures use is known as modularities. This programming language can do very little on its own, most of its power is held by its libraries. C language has its own library to solve common problems, ठीक है। Statically typed, C programming language is statically typed language, meaning the type of variable is checked at the time of compilation but not at run times. This means each time in programmer type of program they have to mention the type of variable used, ठीक है। C प्रोग्रामिंग में आप स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होती है, इसका मतलब ये हो गया कि आप वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कंपाइलेशन टाइम पर, ना कि सिर्फ रन टाइम पर, ठीक है। जनरल पर्पस लैंग्वेज है, सभी चीज़ों में काम आती है, ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो, लाइनक्स, आईओएस, एंड्रॉइड, ओएक्स सब में काम आती है। डेटाबेस, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, माइस्क्यूएल सर्वर एक्सेट्रा, इसमें भी ये काम आती है। रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स, इसके अंदर ऑलरेडी 32 कीवर्ड्स हैं और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, जिसको हम कॉम्प्लेक्स और सिंप्लीफाई कर सकते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस, इसके अंदर इतने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, रोबूस्ट लाइब्रेरीज एंड फंक्शन। सी हेल्प मैंने बिगिनर कोड और कोड विद ईज, ठीक। मिडल लेवल लैंग्वेज, एज इट इज मिडल लेवल लैंग्वेज सो इट हैज द कंबाइंड फ्रॉम बोथ कैपेबिलिटीज ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। पोर्टेबिलिटी, C language is lavishes portable as programs that are written in C language and run and compile on any system with either or small changes. किसी भी सिस्टम पर आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो और रन कर सकते हो, ठीक है। मिडल लेवल लैंग्वेज में थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब हम मिडल लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर ये हाई को भी सपोर्ट करती है, लो को भी सपोर्ट करती है, मतलब आप इसमें ड्राइवर बना सकते हैं, आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं सिस्टम की, और आप इसके अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन बना सकते हैं लाइक आ मेडिकल बिल, मेडिकल स्टोर्स बिल, ठीक है। इजी टू एक्सटेंड करना भी इसको आसान है, ठीक है। ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और वट एवर जो भी इसके अंदर था, ठीक है। ये सी का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं आपके डायरेक्टरीज की। मैक्रो एक टर्म है जो कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है। मैक्रो इन सी प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू इम्प्रूव कोड एफिशिएंसी, रीडेबिलिटीज एंड मेंटेनेबिलिटीज, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, Macro in C provide a powerful way to improve code efficiency, readability, and maintainability. They are primarily used for code substitutions during processing. Below are some common use of macro in C. ठीक है, मैक्रो सी के अंदर एक पावरफुल इंप्रूव करता है आपके कोड की एफिशिएंसी को, रीड करने में आसान होता है, मेंटेन करना आसान होता है कोड को। दे आर प्राइमरी यूज फॉर कोड सब्सटीट्यूशन ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस होने से पहले का प्री प्रोसेस करता है। बिलो आर सम कॉमन यूज ऑफ मैक्रो इन सी, लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसने लिखा इंक्लूड studio.h, डिफाइन करा इसने पाई की वैल्यू 3.14159, इंटीजर मेन में गया, फ्लोट लिया r इक्वल टू 6.25 एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर, प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ सर्किल एरिया, रिटर्न 0,
पाई इज कॉल्ड मैक्रो टेम्पलेट्स। अब जो हमने पाई बनाया था वो क्या था, हमारा मैक्रो टेम्पलेट्स था। whereas 3.14 इज कॉल्ड मैक्रो एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम जहाँ कहीं भी पाई का यूज़ करेंगे वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या उठाएगा, 3.14159। अब इससे होता क्या है, अगर हमें सपोज करो कई जगह पाई की वैल्यू हम कर रहे हैं और हमसे कोई कहता है कि 22.22 डिवाइड 7 करना है, तो हम वो एक जगह करेंगे और वो सब जगह काम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ी फ़ायदा होता है जो हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैक्रो का यूज़ करवाया जाता है। क्लियर? ओके, मैक्रो विद आर्गुमेंट। ठीक, इंक्लूड स्टूडियो। देखो मैक्रो जब आर्गुमेंट के साथ होता है तो कैसे होता है, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, डिफाइन एरिया लिया इन्होंने, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, डिफाइन एरिया लिया, एक्स एक वेरिएबल लिया, 3.14159 इंटू एक्स, इसने एक फॉर्मूला फिट कर दिया यहाँ पे, पाई इंटू एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो एक्स हमारा यहाँ पे आर हो गया और ये हमारी पाई की वैल्यू हो गई, इसने वैल्यू दे दी सीधे। ठीक है, फ्लॉट में हमने क्या काम करा, मेन के अंदर आके दो वैल्यू कवर कर ली, 6.25 एंड 2.5। ठीक, ए एक वैल्यू ले लिया, ए के अंदर डाल दिया एरिया R1, प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ सर्किल FA, ए इक्वल टू एरिया R2, प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ सर्किल A। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया 1 भी प्रिंट होगा, एरिया 2 भी प्रिंट होगा। आप दोनों एरिया को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं और एक ही बार आपने कोड किया है, मल्टीपल टाइम्स आप कोड नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी तरीके से एक और प्रोग्राम देखते हैं, ये रहा, द एंटायर मैक्रो एक्सपेंशन शुड बी एनक्लोज विद पैरेंथेसिस। ठीक है, फॉलोइंग प्रोग्राम शो व्हाट वुड हैपन इट वी फेल टू एनक्लोज द मैक्रो एक्सपेंशन विद इन पैरेंथेसिस। इंक्लूड studio.h, डिफाइन स्क्वायर x इंटू एक्स, इंट मेन इंट v और y दो वेरिएबल लिए, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट स्क्वायर। ठीक है, या इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, एक पूरा प्रोग्राम में बना दिया मैंने इसको। ठीक है, इसको पूरा एक प्रोग्राम में बना दिया है, इस तरीके से हम इसके प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमारा होता है मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब क्या हो गया, मैक्रो का यूज़ क्या हो गया, मैक्रो का यूज़ हो गया। ठीक है, देखो एडवांटेज ऑफ मैक्रो, नो फंक्शन कॉल ओवरहेड, मीनिंगफुल नेम्स फॉर वैल्यू, इजी टू अपडेट वैल्यू इन वन प्लेस। ठीक है, डिसएडवांटेज, कैन कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, expand inline increasing the program size, errors in macro are harder to track. ठीक है, this is the role of macro. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं मैक्रो को, कि मैक्रो का काम क्या होता है, फिर हम इसके प्रोग्राम बनाते हैं मैक्रोस के। ठीक है, मैक्रो इन सी प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू इम्प्रूव कोड एफिशिएंसी, रीडेबिलिटीज एंड मेंटेनेबिलिटीज। मैक्रो इन सी प्रोवाइड, मैक्रो प्रोवाइड कराता है एक पावरफुल वे है इंप्रूव करने का, किसको, एफिशिएंसी को कोड की, उसे पढ़ने का और उसे मेंटेन रखने का। ठीक है, ये दे आर प्राइमरीली यूज फॉर कोड सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग, बिलो आर सम कॉमन यूज ऑफ मैक्रो इन सी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आपको ये प्रोग्राम दिखाते हैं, बनाकर रन करते हैं। ठीक है, 2-3 प्रोग्राम हैं ये, दोनों ही प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे प्रोग्राम हैं, आपकी समझ में आएंगे और ये आपको बहुत बेनिफिट भी देने वाले प्रोग्राम्स हैं ये। ठीक है, ठीक बच्चों, अब ये तो थी हमारी जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, उन्हीं चीज़ों पर आधारित। ठीक, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हालांकि ज़्यादा लंबा मैं नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की। ठीक है, लेकिन आप फिर भी देखें। ठीक है, सबसे पहले हम जो प्रोग्राम बनाएंगे बच्चे, हम यूज़ करेंगे मैक्रो का। अभी आपको बताया था मैक्रो क्या होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं, हैश डिफाइन, ध्यान से देखना, प्रोग्राम को देखोगे तभी समझ में आएगा कि प्रोग्राम है क्या।
स्टूडियो डॉट एच किस लिए यूज़ करते हैं बता दिया था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए, ठीक है। हैश डिफाइन लगाया, डिफाइन की स्पेलिंग शायद मे भी सही है, ठीक है। स्क्वायर एक फंक्शन टर्म्स, पहले नॉर्मल बनाते हैं, मैंने कहा डिफाइन करा हमने पाई की वैल्यू रखी 3.14159, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। इंटीजर में गए, मेन लिया हमने, क्योंकि हमने कौन नहीं लगाया था, हम वॉइड में नहीं लेंगे, इंटीजर्स के थ्रू वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे, रिटर्न से रिटर्न कराएंगे। प्रिंट एफ लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पाई की वैल्यू रख दी ना, तो अब हमने जब पाई की वैल्यू रख दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर मेन से पहले फ्लोट r इक्वल टू 6.25, एक वैल्यू रख ली और एक ले लिया a, ठीक है। प्रिंट एफ किया, अब प्रिंट एफ की तो ज़रूरत ही नहीं है, जब हम सीधे वैल्यू ले रहे हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, हमने लिया a, ठीक है। a इक्वल टू पाई, जिसकी वैल्यू कितनी है 3.14159, ये वाली वैल्यू इसकी है, इंटू r, ठीक है। प्रिंट एफ करा दिया यहाँ पर हमने इसको %d, और किसके अंदर वैल्यू आ रही है, a के अंदर आ रही है, जो वेरिएबल है इसको करा दिया और रिटर्न करा दिया, ताकि वैल्यू हमें आउटपुट दे दे, रिटर्न 0। कंट्रोल F9, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। Alt F5, 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। जबकि आना तो इसका आंसर कुछ और चाहिए, तो ऐसा क्यों, अच्छा ठीक है, क्योंकि D लगाया है। फ्लोट का आइडेंटिफायर क्या होता है, F, ठीक है, ठीक है। 122.718, ठीक है, वो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन नहीं करा है, ठीक है। इस प्रोग्राम को कमेंट बना देते हैं, ठीक है। मल्टीपल लाइन को कमेंट इस तरीके से बनाया जाता है, सिंगल लाइन को कमेंट इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मैंने यहाँ पे लिखा हैश डिफाइन, ठीक है। डिफाइन में मैंने लिया स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर डाले वैल्यू x, ठीक है, और इसी के अंदर एक्सप्रेशन डाल दी x इंटू एक्स, यही तो होता है साइड इंटू साइड, तो मैंने ये वैल्यू इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीजर मेन लेना है, ठीक है। मेन लिया, मेन के अंदर पहले मैंने लिख दिया रिटर्न 0। देखो ये चीज़ें आप लिख सकते हो पहले से ही, ताकि गलतियाँ ना हो, रिटर्न 0। अब इसके बीच में सिर्फ मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ लगाना है। मैंने कहा भाई स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर ऑफ %d, थोड़ा जल्दी सोच रहा हूँ कि हो जाए, %d और /n, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और इसके बाद में यहाँ पे आ जाए स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर हमने x वेरिएबल लिया था ना, ये वाला कोऑर्डिनेट x, तो एक वैल्यू है, मतलब हमें कितनी वैल्यू चाहिए इसके अंदर, 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, मैंने एक नंबर दे दिया, ठीक है। ये बंद कर दिया यहाँ। अब देखते हैं, इसका आंसर मिल जाना चाहिए हमें। देखो स्क्वायर ऑफ 25 आ गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हमने यूज़ किया, ये हमारा यूज टू है, ठीक है। एक स्क्वायर फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया, और वेरिएबल को जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हमने कॉल करा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं, और जो इससे ऊपर वाला है उसको ओपन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो यहाँ हमने जो लिया था डिफाइन पाई वैल्यू करा था, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा चेंज कर देंगे हम इसको अब, और कुछ नहीं करना हमें। देखो क्या करेंगे, डिफाइन है ना, यहाँ पाई वैल्यू ली थी, अब हम यहाँ पाई वैल्यू ना लेके अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे। मैंने कहा भाई एरिया, एक वैल्यू रख ली एरिया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया x, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो 3.14159, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर आर। हमें सर्किल का एरिया निकालना है, तो हमने एरिया एक फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर दिया x, अब उसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी पाई इंटू एक्स इंटू एक्स, यही तो लगाते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर, तो हमने वही कर दिया आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आप इंटीजर मेन में जाएंगे, इंटीजर मेन में गए तो आपने जहाँ पे आर की वैल्यू 6.25 रखी थी, यहाँ पर एक और ले लो R2,
ठीक है, R2, और इसकी वैल्यू ले लो 2.25, ठीक है, ले लिया। अब तीसरी जो वैल्यू हमने ए ले लिया इसके अंदर। अब ये जो हमने यहाँ पे लिया ए, इस ए के अंदर हमें क्या लेके आना है, इसके अंदर हमें लेके आना है आपका वो वाला फंक्शन जो हमने ऊपर कॉल कराया था, एरिया, और इसके अंदर आ जाएगा केवल R1, ठीक है, ये वाला R1 इसके अंदर आ जाएगा। अब प्रिंट एफ करा दो %f, और क्योंकि फ्लॉट में इसलिए, और यहाँ पे करा दो ए, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। कंट्रोल F नहीं, ए के एरिया किस चीज़ के दे रहा है, R1, अच्छा ठीक है, R1 है ना, यहाँ पे R लगा दिया, कंट्रोल F नहीं, ठीक है, Alt F5, आ गया आंसर 122, ठीक, पहले वाला आंसर ही मैच कर रहा है ना इसका। अब सेम मैं इसी लाइन को दोबारा कॉल करा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यही चाहिए। कंट्रोल इंसर्ट किया, देन नाउ जैसे मैं यहाँ पे आया मैंने करा शिफ्ट इंसर्ट, यहाँ मैंने लिया R1, यहाँ पर भी ए रहेगा, कंट्रोल F9 किया, फिर एरर दे रहा है। अच्छा R1 नहीं है, R2 है, ठीक है, कंट्रोल F9 किया, Alt F5, देखो दोनों आंसर आ गए। एक का आंसर आ रहा है 15.94, ठीक है, एक का आंसर आ रहा है ये, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ /n ताकि पता चल सके दूसरे का आंसर क्या है। देखो पहले का आंसर 122.718361 और दूसरे का 15.904300, ठीक है। इस तरीके से आप आपने यहाँ पे देखा क्या हुआ, एक हमने फंक्शन बनाया, उसको पैरामीटर पास किया और उसमें एक फॉर्मूला पुट कर दिया। जैसे ही फॉर्मूला पुट करा उसके बाद हमने दो अलग अलग तरीके के रेडियस लिए, एक उस फंक्शन को दो अलग अलग उसमें चलाया, ए में चलाया और फिर ए में चलाया, और दोनों बार उसकी वैल्यू अलग रख दी और आंसर हमें दोनों बार उसके मिल गए, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड एज मैक्रो प्रोग्राम, ठीक, राइट। चलिए ये हो गया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे स्वैपिंग वेरिएबल का, स्वैपिंग वेरिएबल विदाउट थर्ड वेरिएबल। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसमें आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। ये सिंगल लाइन कमेंट है कि मैंने बनाया, ठीक है। स्वैपिंग प्रोग्राम होगा, वेरिएबल नहीं होगा, प्रोग्राम। ठीक है, चलिए देखें, अब करें हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन रिटर्न 0। क्लियर स्क्रीन हम लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर में दो वैल्यू ली, ए की वैल्यू हमने 10 ले ली और बी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 20 ले ली, ठीक है। प्रिंट एफ बिफोर द स्वैप, ए इक्वल टू %d, बी इक्वल टू %d /n, और यहाँ लिख लिया ए और बी, ठीक है। कंट्रोल F9, Alt F5, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है इस टाइम। ठीक है, क्लियर, ओके। हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही हो गया। अब हमें क्या करना है, विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज़ करें हमें प्रोग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ए लिया था ना, ए इक्वल टू ए करेंगे प्लस बी, ठीक है। अब क्या हो गया, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू है 20, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 10 + 20 बराबर 30। तो ए के अंदर क्या आ गया, यानी कि ए इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस टाइम 30 और बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस टाइम 10, तो कितना आ गया 20। अब ए को वापस लेके आओ, ए माइनस बी, ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है 30, बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 20, ठीक है। बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 20, तो कितना बच गया 10। तो अब देखा जाए तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई।
सेम इस लाइन को कॉपी कर लो यहाँ से, कंट्रोल इंसर्ट, देन नाउ शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ बिफोर लिखा था ना, बस यहाँ पे लिख दो आफ्टर द स्वैप, आफ्टर द स्वैपिंग। देखो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और आफ्टर द स्वैप ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10, यानी कि हमने क्या देखा कि वैल्यू स्वैप हो गई। किस तरीके से हुई वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं पैलिंड्रोम का। किस चीज़ का प्रोग्राम बनाएंगे हम? पैलिंड्रोम, ठीक। तैयार रहें पैलिंड्रोम के प्रोग्राम के लिए, अच्छा प्रोग्राम होता है, ठीक। हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है। इंटीजर में मैंने लिया इंटीजर मेन। देखो मैं ब्रैकेट एक साथ खोलता हूँ और एक साथ बंद करता हूँ, इससे दिक्कत नहीं होती है बाद में कि आपने कितने ओपन करे थे कितने नहीं करे थे। ये एक तरीका होता है। नंबर, ओरिजिनल वैल्यू, रिवर्स वैल्यू इक्वल टू 0 और उसके बाद में रिमाइंडर। प्रोग्राम किस चीज़ का है ये? पैलिंड्रोम का, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर पैलिंड्रोम, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे? हम प्रिंट एफ किया, एंटर द नंबर, और ये नंबर जो है इसे लिख दो एंटर द पैलिंड्रोम नंबर, एंटर द नंबर, बस खाली नंबर, पैलिंड्रोम नहीं, नंबर। स्कैन एफ %d m%num। अब वैल्यू किसके अंदर आ गई हमारी? नम के अंदर आ गई। देखो अगर हम देखें तो हमने डाली एक वैल्यू 6, ये आ गई हमारी किसके अंदर? नम के अंदर, ठीक है। अब इस नम के साथ में हमें जो कुछ करना है। ओरिजिनल एक वैल्यू ली और इसके अंदर रखा नम, यानी कि नंबर की जो वैल्यू किसके अंदर पहुंच गई? अब ओरिजिनल के अंदर, और नंबर क्या रहा हमारा? सेफ रहा, ठीक है। अब हमने क्या कंडीशन लगाई? वाइल, कि भाई जब जो हमारा नंबर है अगर वो नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। अगर 0 है तो वो चलेगा ही नहीं, और 0 नहीं है तो क्या काम करेगा? फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि भैया आप चेक करो रिमाइंडर जो है हमारा वो नंबर, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, ठीक है। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, और नंबर इक्वल्स टू नंबर बाय 10, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब ये जो हमने लिया है क्यों लिया है, अब ये भी देखना होगा, ठीक है ना, कि हम आखिरकार इसे क्यों ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो इसका रोल क्या है लेने का, ठीक है। बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये, ठीक। तो भाई देखो ये जो वाला है ये कहता है हमसे एक्सट्रैक्ट करना है हमें द लास्ट डिजिट, ठीक है, ओके। दूसरा वाला जो है ये क्या काम करेगा हमारा? ये करेगा बिल्ड करेगा द रिवर्स नंबर, ठीक है। और जो तीसरा वाला है हमारा, ठीक, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास के अंदर आपको बता दिया था, रिमूव द लास्ट डिजिट। हम करते रहते हैं ये काम तो, फ्रॉम द ओरिजिनल, ठीक है, ठीक। ये हो गया हमारा। इसके बाद में अब देखो ये जो वैल्यू है किसके अंदर आई है? नंबर के अंदर। किसके अंदर आई है वैल्यू? नंबर के अंदर। पहले जो वैल्यू आई उसको डिवाइड किया 10 से, रिमाइंडर किया 10 से, जो वैल्यू बची उसको हम निकालते रहे। जैसे हमने लिखा 1 to 1, तो 10 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 निकल जाएगा, फिर 2 निकल जाएगा, फिर 1 निकल जाएगा। उसके बाद में जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को हम क्या कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर को जोड़ना है, यानी कि 1 इंटू 10 प्लस 10, फिर इस तरीके से जोड़ के वो रिवर्स के अंदर आ जाएगा। और जो वैल्यू आई है वो नंबर के अंदर जो वैल्यू है नंबर कर दे किससे? डिवाइड कर दे 10 से, ठीक है। इसके बाद में अब हमें करना क्या है? अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, अब सीधे जाना है प्रोग्राम के अंदर, ये वाइल लूप का काम बंद हो जाएगा। इफ़ अगर जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, अगर वो इक्वल टू है किसके? जो आंसर पड़ा है रिवर्स के अंदर, क्योंकि आंसर तो यहाँ पड़ा है ना हमारा। अगर कोई वैल्यू इसके बराबर हो रही है तो क्या करे? प्रिंट एफ कर दे नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है। और ऐसा नहीं हो तो एल्स करे और हमें दिखाए कि भैया प्रिंट एफ कर दो
नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, ओके। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं क्या दिखाएगा हमें। कंट्रोल F9 किया हमने, एंटर नंबर, मैंने कहा 121, क्या दिखाएगा अभी हमें, नंबर इज पैलिंड्रोम। मैंने कहा 143, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, समझ में आया प्रोग्राम कैसे बना। कॉन्सेप्ट, मेन बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, ये हमें पता होना चाहिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, इसके आगे वाले भाग में हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतने इसको पढ़ें और इसको पढ़ के थोड़ा तैयारी करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आप। चलिए अब आगे देखते हैं हम, जहाँ हमारे प्रोग्राम ख़त्म हुए वहाँ पर, उससे आगे अब हम एक बार पढ़ते हैं जरा पहले फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग को हम देख लेते हैं हमारा क्या काम करती है ये। ठीक, ध्यान से देखना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके मैं चल रहा हूँ। ये हमारी फाइल है। ठीक है, फाइल में उसने हमको बताया कि इंट्रोडक्शन से हमारे पास फाइल टाइप कौन कौन सी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, टेक्स्ट और बाइनरी। फाइल पॉइंटर्स क्या होते हैं, ओपनिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, रीडिंग एंड राइटिंग अ फाइल्स। फाइल हैंडलिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, प्रिंट एफ, स्कैनएफ क्या होते हैं। ठीक है, देखो, फाइल हैंडलिंग इन द सी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड मैनेजिंग फाइल, डेटा स्टोर परमानेंटली ऑन अ डिस्क। ठीक है, फाइल हैंडलिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है कहाँ पर, डिस्क पर। अब तक आप जब प्रोग्राम बना रहे थे उसमें कहीं भी डेटा आपका स्टोर नहीं हो रहा था, लेकिन फाइल हैंडलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हैं। इन फ्यूचर आप कभी भी देख सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट फॉर्मेट द सिस्टम। ठीक है बच्चों, in simple words we say file handling allows you C program to store data permanently even after the program ends, unlike variables which load data where the program stops. ठीक है, C language provide different functions such as fopen, fwrite, fread, fseek, fprintf etc. to perform input, output and many different C file operation in our program. ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर, क्रिएट नई फाइल्स, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल्स, रीड कंटेंट फ्रॉम देम, राइट और एक्सपेंड डेटा, क्लोज एंड डिलीट फाइल्स। ओके, मेरा थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गला सही नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। देखो, एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया, इंक्लूड स्टूडियो, स्टूडेंट लिब लिया। ठीक है, इसको अगर हम नहीं भी लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अभी इंट मेन फाइल पॉइंटर टू स्टोर द वैल्यू रिटन बाय एफ ओपन, फाइल लिया। ये फाइल जो लिया है बच्चे, ये हमारा फाइल पॉइंटर है। ठीक है, एफ पी टी आर नाम का फाइल पॉइंटर है। एफ पी टी आर के द्वारा हम एफ ओपन कर रहे हैं, फाइल का नाम देना पड़ेगा, उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा और किस मोड में हम उसे ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। चेकिंग इफ द फाइल इज ओपन सक्सेसफुली, इफ जो फाइल पॉइंटर है अगर उसके अंदर इक्वल टू नल, वो वैल्यू नल है तो कहते द फाइल इज नॉट ओपन। मतलब जो मेरा फाइल पॉइंटर है उसके अंदर अगर मैं रीड मोड में कोई फाइल खोल रहा हूँ, अगर वो फाइल आई है, वो फाइल अगर नहीं है तो कहते द फाइल इज नॉट ओपन। उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है तो कहते द फाइल इज नॉट ओपन। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फाइल यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। ठीक है, दोनों का ही अपना अलग अलग रोल है। टेक्स्ट फाइल जो होती है, टेक्स्ट फाइल स्टोर डेटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, जबकि जो हमारी बाइनरी फाइल होती है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, फाइल जब हम यूज़ करते हैं तो कैसा होता है, इसमें फाइल पॉइंटर लिया, एफ पी फाइल पॉइंटर इक्वल टू ओपन करने का तरीका। अगर कोई कहता है कि आप फाइल को ओपन कैसे करना है राइट मोड में, तो ऐसे करेंगे, एफ ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी राइट मोड। अब ये स्टूडेंट्स है, फाइल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, A1 B1 C1 D1 या कुछ भी अपना नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, एफ प्रिंट एफ, फाइल के अंदर आप प्रिंट एफ करें, अब तक आप प्रिंट एफ यूज़ करते थे, अब आप फाइल के अंदर प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं तो फाइल पॉइंटर जिसके अंदर आप यूज़ करेंगे, आपने नेम लिखा जॉन, एज लिखी 21 और फाइल को फिर क्लोज कर दिया। ठीक है बच्चे, ये दोनों तरीके से होता है, इम्प्लिसिट भी होता है, एक्सप्लिसिट भी होता है। जो अभी हम कर रहे हैं ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फाइल सेव हो जाएगी एफ क्लोज करते के साथ ही। ठीक, बाइनरी फाइल्स मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है, अंतर क्या होता है, टेक्स्ट फाइल में
और इमेज फाइल में। रीडेबिलिटी ह्यूमन रीडेबल्स है, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है। साइज़ यूजुअली लार्जर होता है, इसका साइज़ स्मॉलर होता है। इसकी स्पीड धीमे होती है, इसकी फास्ट होती है। इसमें आप आसानी से एडिट कर सकते हो, इसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते, स्पेशल प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपका डेटा कैन लॉस फॉर्मेटिंग और डेटा लॉस भी हो सकता है। इसके अंदर डेटा आपका लॉस नहीं होता, सुरक्षित रखा रहता है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ ही नहीं सकते तो डेटा आपका लॉस नहीं होगा, एडिटिंग नहीं होगी। फाइल पॉइंटर्स क्या होता है एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अ फाइल पॉइंटर इन सी is a special pointer variable that is used to refer and manage file during file operation like reading, writing or appending data. It acts as a bridge between a C program and the system's file storage, allowing access and manipulation of file content, ठीक है। तो फाइल पॉइंटर जो होता है कि स्पेशल पॉइंटर होता है, वेरिएबल्स जो रेफर करते हैं हम फाइल को ड्यूरेशन, उस टाइम पर जब हम फाइल को रीड करते हैं, राइट करते हैं और अपेंड यानी कि उसमें कुछ लिखते हैं, अपडेट करते हैं। ये एक ब्रिज की तरीके से काम करता है, किसके बीच में, प्रोग्राम के बीच में और जो आपकी सिस्टम की हार्ड डिस्क है उसके बीच में, आप अपने डेटा को ताकि स्टोर करके रख सकें। फाइल पॉइंटर को डेफिनेशंस आपको बता दें, डिक्लेरेशन का तरीका ये होता है फाइल और फाइल के बाद में फाइल पॉइंटर, FP, FP1, FPTR कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हियर फाइल इज अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर इन सी। जो फाइल होता है वो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है सी के अंदर, ये स्टूडियो के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए हमने फाइल को कैसा लिखा है, कैपिटल लिखा है, ठीक है। ओके चलिए अब एक दिखाते हैं कि हम कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं। एक नॉर्मल प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम फाइल को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है। देखो एक ये प्रोग्राम है बहुत छोटा सा, ठीक। फिलहाल आप इसमें दो चीज़ देखें, प्रोग्राम टू कॉपी वन फाइल टू अनदर, इंक्लूड studio.h, इंटीजर मेन लगाया, फाइल के अंदर डाला पॉइंटर फाइल 1, फाइल के अंदर डाला पॉइंटर फाइल 2, इंटीजर कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। इफ़ अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है कुछ और काम कर रहा है, मैं यहाँ पे FP1 फाइल पॉइंटर 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी फाइल है उसके अंदर मैं एक ओपन करना चाहता हूँ एक फाइल को। अब देखो ओपन करने का तरीका क्या होता है, F ओपन, ये तरीका होता है ओपन करने का, फाइल पॉइंटर इक्वल टू F ओपन, और इसके अंदर फाइल का नेम, फिर किस मोड में, रीड मोड में। अगर वो वैल्यू क्या मिलती है, नल मिलती है, तो दे दे एरर ओपनिंग इनपुट फाइल्स और एग्जिट करके 0 आ जाए। ये जो एग्जिट फंक्शन है ये आपका होता है प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इफ़ फाइल पॉइंटर 2 के अंदर F ओपन कर रहा, सेम वो सिर्फ F2.dat को राइट कर दिया, नल कर है, तो क्या कर दे, एरर ओपनिंग आउटपुट फाइल्स, ठीक है, तो मैंने कर दे। वाइल अगर ऐसा नहीं है तो कब तक वो ट्राई करे, फाइल एंड ऑफ फाइल, फाइल के लास्ट तक, मतलब यहाँ से फाइल शुरू हो और जब तक यहाँ नहीं आएगा वो क्या करे, फाइल को पढ़ता रहे। FP1 फाइल पॉइंटर के अंदर जो फाइल है उसे पढ़े, कैरेक्टर करे गेट सी FP1 फाइल पॉइंटर के अंदर कैरेक्टर को गेट करे, पुट आउटपुट किसके अंदर दे, FP2 के अंदर दे, F क्लोज कर दे फाइल 1 को और F क्लोज कर दे फाइल 2 को। इस तरीके से आपका डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा एक फाइल से दूसरी फाइल में, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, इसको अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन में लिखने का प्रोग्राम है, इसको बाद में करेंगे। हमें नॉर्मल कुछ प्रोग्राम देखने हैं जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, इसे भी अभी हमें नहीं देखना है, ठीक है। पोजिशनिंग फाइल पॉइंटर्स भी हमें नहीं देखना है, ये भी हमें नहीं देखना है अभी, ठीक है। प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं और हमें इतने प्रोग्राम्स नहीं देखने हैं, ठीक है। एक ये प्रोग्राम है जो मैंने आपको कराया था, ठीक है। नॉर्मली हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। अगर हमें कोई भी फाइल ओपन करनी है तो हम उसमें लिखते हैं FP इक्वल टू F ओपन, फाइल का नेम जैसे मैंने कहा L1.tat, ठीक है, और किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में। ये तरीका होता है हमारा फाइल को ओपन करने का, ठीक है। फाइल को क्लोज करने का क्या तरीका होता है, फाइल क्लोज और उस फाइल का नेम, ठीक है। फाइल पॉइंटर क्या होता है, हम लिखते हैं कैपिटल में फाइल, फाइल के बाद में पॉइंटर FP1, F पॉइंटर FP2। अब आप सोचो, मैं कहता हूँ, मैं इसकी जगह मैं लिखता हूँ AS1 पॉइंटर AS2, तो ये भी सही माना जाएगा। लेकिन हम नॉर्मली ऐसा लिखते हैं जो दूसरे को समझ में आ जाए, FP1 फाइल पॉइंटर 1 फाइल पॉइंटर 2, ठीक है, तो ईजिली आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फाइल पॉइंटर्स के प्रोग्राम, ये हम आप सबको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम करते हैं, जाते हैं किसके अंदर, एरे के अंदर, ठीक है। एरे क्या होता है बताया था, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द सेम टाइप इन सिंगल वेरिएबल। These elements are stored in contiguous memory location. Each element is accessed using an index, which is a number that represented in position. Most programming languages use zero-based indexing
मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स 0, द सेकंड इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। और आप सीधे सीधे कह सकते हैं एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस या होमोजीनियस डेटा टाइप। अगर इंटीजर वैल्यू है तो सारा डेटा इंटीजर का होगा, कैरेक्टर है तो सारा कैरेक्टर का होगा, स्ट्रिंग है तो सारी स्ट्रिंग होगी, फ्लॉट है तो सारा फ्लॉट होगा। ठीक है, लाइक इस तरीके से हम करते हैं। इंटीजर मार्क्स 5 लिया, 90, 85, 88, 92, 80 5 कैरेक्टर नंबर ले लिए हैं। इंटीजर जो है हमारा डेटा टाइप है कि हमारा एरे किस प्रकार का है। मार्क्स क्या है, हमारे नेम ऑफ द एरे का नाम, मार्क्स जो है वो एरे का नाम है। 5 हमारा साइज है जो हमने डिक्लेयर कराया है कि भाई इतने एलिमेंट हम इस एरे के अंदर ले सकते हैं, और वो ये जो वैल्यू है जो एरे के अंदर स्टोर्ड होंगी। ठीक है, एरे की कैरेक्टरिस्टिक होमोजीनियस होता है। ठीक है, मतलब सेम डेटा टाइप होता है। कॉन्टिन्यूस मेमोरी, कंटिन्यूस में डेटा आपका मिल जाता है, आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक लीनियर मेमोरी क्रिएट करता है, आपको बता रखा है लीनियर मेमोरी कैसे होती है। इंडेक्स एक्सेस, जब इंडेक्स है, देखो कॉपी के अंदर, किताब के अंदर भी इंडेक्स हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि हमें फाइल जल्दी खोजने में आसानी रहे। जब हमारे पास इंडेक्स है तो हम डायरेक्टली ईजिली उस कंटेंट तक जा सकते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। अगर हम कुछ इससे पहले, जब हम एरे से पहले कोई प्रोग्राम बनाते तो उसके अंदर वैल्यू को हम कहीं भी रखते नहीं थे। ठीक है, अब क्या होता है, वैल्यू एक इंडेक्सिंग में होती है, तो हम वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जब तक है, जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। इससे आगे जाने के लिए आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया था फाइल हैंडलिंग, फिर उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, फिक्स साइज, यहाँ पर क्या होता है कि हमने इसको एक फिक्स साइज कर दिया है कि एरे का साइज ने 5 ले लिया, 10 ले लिया, तो उसका एक फिक्स साइज है ना, उससे ज़्यादा ले सकते हैं हम। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे जो होता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म एन एरे विच स्टोर्स एलिमेंट इन सिंगल रो ऑफ लिस्ट, यू कैन थिंक इट इज अ लाइन ऑफ बॉक्स ईच होल्डिंग अ वैल्यू। मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है, एन एरे डेट कंटेन्स अदर एरेज। अ टू डायमेंशनल एरे फॉर एग्जांपल इज ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रिड और मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। एक होता है डायनामिक एरे, इन कॉन्ट्रास्ट टू फिक्स साइज एरे, डायनामिक एरे लाइक एरे लिस्ट इन जावा और लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखो फास्ट डेटा रिट्रीवल्स, जब आपके पास वैल्यू है तो आप डेटा को फास्ट कर सकते हो। फास्ट आपका डेटा क्या होगा, इंडेक्स से आप ढूंढ सकते हो। मेमोरी इफिशिएंसी, स्टोरिंग एलिमेंट इन अ कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज मोर एफिशिएंट देन स्टोरिंग देन स्टोर्ड लोकेशन, सेक्टेड लोकेशन। पहले जब आप वैल्यू डालते थे तो कहीं भी सेव होती थी, कहीं भी रुकती थी। अब आप क्या करते हैं, वैल्यू कंटिन्यूस होती है तो पता होता है कि क्रम में है। कैश फ्रेंडली मेमोरी, द सिक्वेंशियल मेमोरी लेआउट ऑफ एरे मेक देम हाईली कंपेटेबल विद मॉडर्न सीपीयू। ठीक है, फाउंडेशन फॉर अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे आर यूज्ड टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यू एंड हीप्स। डिसएडवांटेज क्या है, द साइज मस्ट बी नॉन एंड वंस कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, एक बार आपने एरे बना दिया, आप साइज चेंज नहीं कर सकते। इनएफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन, ठीक है, आप इंसर्शन डिलीशन आसानी से नहीं कर सकते हैं। मेमोरी वेस्टेज, मेमोरी वेस्ट होती है, सपोज करो आपने 5 साइज का एरे लिया, आपने 5 एलिमेंट नहीं डाले, तो बाकी जो मेमोरी क्या होगी, वो वेस्ट हो जाएगी। होमोजेनियस डेटा, और आप मल्टीपल डेटा बना नहीं सकते हैं कि फ्लॉट भी ले लिया, इंटीजर भी ले लिया, कैरेक्टर भी ले लिया, एक जैसा डेटा रहेगा। ये इसके अंदर थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ठीक है, यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक, ये इंडेक्सिंग वैल्यू है हमारी। ठीक है, एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, इस तरीके से इंटीजर मार्क्स 5 लिया, उसके अंदर 2 वैल्यू रख दी, 90, 85। ठीक है, इंडेक्सिंग जो एलिमेंट सेट होगा वो किससे होगा, 0 से होगा। क्लियर। एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एरे, अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करना है तो आप कैसे करेंगे, देखो इंटीजर एरे लिया 5 एलिमेंट डाल दिए, प्रिंट करा दिया एरे 2, तो हमें दूसरी वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2 नंबर पे क्या है 30, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 30 मिल जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, आई चला दिया, उसके बाद में हमने कहा कि भाई हमें चेक करना है आई और एरे आई, तो रिटर्न कर देगा 0, तो हमें वैल्यू दिखा देगा वो सारी की सारी इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को क्या करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। क्लियर, ये हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, देखो अब मैंने एक एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे सीन दैट कंटेन मोर देन 1 इंडेक्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स और टेबल विद रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इंटीजर एरे 3, 4, ये जो हमने लिया ये हमारा किस तरीके का एरे है, ये हमारा है 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, इंटीजर एरे 3/4, ये 3 रो 4 कॉलम का है। अब देखो यहाँ 12 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसने ब्लॉक में बना लें, 3 के 4 ब्लॉक बना लें, या 4 के 3 ब्लॉक बना लें। ठीक है, ये भी आपका ब्लॉक लिखने का तरीका हो सकता है। ठीक है, इस दोनों तरीके से आप चाहें तो आप एक साथ एक ब्लॉक के अंदर वैल्यू ले सकते हैं, आप चाहें तो एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हैं। ठीक है,
ठीक। अगर हम 3 लेते हैं तो 3, 4, 5 इस तरीके से हम मल्टीपल डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है मल्टीपल डायमेंशन लेने का। ठीक बच्चों, ये प्रोग्राम है जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, बना दिए हैं प्रोग्राम, आपको पता है किस तरीके से प्रोग्राम बने। अच्छा, पॉइंटर वेरिएबल्स एरे क्या होता है? ठीक है, देखो पॉइंटर एरे क्या होता है, हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है पॉइंटर एरे है। ठीक है, इसमें देखो राइट अ प्रोग्राम प्रिंट यूजिंग पॉइंटर एंड एरे, इंक्लूड studio.h इंटीजर मेन, आई की वैल्यू 3 ली, एक्स जो है वो क्या है पॉइंटर बना दिया मैंने, फ्लॉट जे की वैल्यू क्या ली 1.5, पॉइंटर क्या बना दिया वाई, कैरेक्टर के इक्वल टू सी, पॉइंटर क्या बना दिया जेड। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई और यहाँ पे मैंने क्या लिखा डी एफ सी, तो इनकी वैल्यू अपने आप दिखाएगा। ठीक है, जो इनकी वैल्यू होगी ओरिजिनल वैल्यू दिखाएगा। फिर मैंने कहा एक्स के अंदर आ जाए आई का एड्रेस, वाई के अंदर आ जाए जे का एड्रेस और जेड के अंदर आ जाए के का एड्रेस। तो अब मैंने यहाँ पे यू लगाया है परसेंट में, यानी कि इनका एड्रेस शो करेगा, किसका, एक्स का, वाई का, जेड का। तो ये आ गया एक्स का एड्रेस, वाई का एड्रेस और जेड का एड्रेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये होता है हमारा पॉइंटर एरे। क्लियर? ये सारे प्रोग्राम मैं आपको बनवा चुका हूँ, इसलिए आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी खासा। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम बना चुके हैं, राइट। चलिए, ये हो गया एरे का प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अब हमारा बचता है एक आखिरी, ये हमारा फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के एडवांटेज क्या होता है? फंक्शंस होता क्या है? पहली बात तो इट इज़ अ प्रोग्राम इज लेंथी, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू हैंडल। Normally, the larger program are more prone to errors and it would be a tedious job to locate and correct these errors. Therefore, such programs should be broken down into a number of smaller logical components, each of which serve a specific task. या आप कह सकते हैं the process of splitting, अलग अलग तोड़ना, the lengthier and complex program into a number of smaller units called modules or subprogram is called modularization. Programming with such an approach is called modular programming. तो आप ये कह सकते हैं एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में, लॉजिकल हिस्सों में तोड़ना आपका क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। अब फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इट हेल्प्स इन डिवाइडिंग अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है, अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड्स। ठीक है, फंक्शन के एडवांटेज क्या होंगे? कोड यूजिबिलिटीज होगी, वन फंक्शन रिटर्न, एक बार आपने फंक्शन रिटर्न कर दिया उसके बाद में आप कई बार उसको यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलिटी कहते हैं प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स मेकिंग इट इजी टू डिबग्स। रीडेबिलिटी क्या होती है? मेक द प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपको बताया था मैंने कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस का। ठीक है, यहाँ एक प्रोग्राम बनाया मैंने, स्टूडियो, कॉन्यू, वाइट प्रिंटलन। मैं एक प्रोग्राम बना भी देता हूँ इसका। ठीक है, हमारे नॉर्मली प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुके हैं, हम अब इसके प्रोग्राम बना देते हैं। एक बार छोटा सा पॉइंटर का प्रोग्राम बना देता हूँ, आप देखें शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ यहाँ एक प्रोग्राम, इंक्लूड स्टूडियो। देखो बहुत ध्यान से देखना बच्चों इस प्रोग्राम को ना। इंटीजर मेन मैंने लिया, और इंटीजर जब मैंने लिया तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, हाँ जी, ठीक है, मैंने प्रिंट एफ कर दिया। ठीक, और यहाँ लगा दिया रिटर्न 0। कंट्रोल F9 करते हैं, एक एरर दे रहा है। किस चीज़ की एरर दे रहा है? मेन की। अच्छा ठीक है, हमने मेन सही नहीं लिखा, और आप भी मुझे बता नहीं रहे कि हमने मेन सही नहीं लिखा है। अच्छा, आप बताएंगे कैसे? खैर मुझे ऐसा लगा मैं क्लास के अंदर हूँ, Alt F5। ठीक है, हेलो हाउ आर यू, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब ये एक प्रोग्राम हो गया नॉर्मल। अब मैं इसी को फंक्शन के थ्रू बनाऊंगा, तो फंक्शन के थ्रू बनाने के लिए मुझे यहाँ फंक्शन पास करना पड़ेगा, इंटर मैसेज। ठीक है, मैसेज के अंदर कोई पैरामीटर नहीं डाला। ठीक, एंड किया, यहाँ लिखा मैसेज, और मैसेज के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ नहीं, छोड़ दिया। और यहाँ पे एक मैसेज और लिख दिया, प्रिंट हेलो टुडे इज़ संडे। ठीक है, इसके बाद रिटर्न लगाया, यहाँ लिखा इंटीजर मैसेज, और इसके अंदर लिखा प्रिंट एफ फाइनल आउटपुट। ठीक है, अब देखो एक ही प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को करने के तरीके कई थे। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ, देखें आउटपुट क्या मिलेगा। हेलो हाउ आर यू, फाइनल आउटपुट हेलो टुडे संडे। अब आप यहाँ देखो हाउ आर यू जो हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उसने किसको रन करा? प्रिंट को, जो है आपके फंक्शन से पहले। उसके बाद ये किसको रन करेगा? फाइनल आउटपुट को रन करेगा।
जाएगा मैसेज। देखो जहाँ पहले प्रिंट, देखो प्रोग्राम कैसे चलता है आपको दिखाता हूँ। देखो F7 से देखते हैं, ये हमारा वो होता है वॉच। गए हम मेन पे गए, यहाँ से गए तो हेलो हाउ आर यू प्रिंट किया, फिर मैसेज पे गया। अभी यहाँ से प्रोग्राम जंप करेगा सीधे मैसेज पे, इसे प्रिंट करके देगा, फिर वापस प्रोग्राम जाएगा और वापस जाएगा यहाँ पर। तो वो फर्स्ट टाइम उसने क्या प्रिंट करके दिया आपको, सबसे पहले उसने प्रिंट करके दिया आपको हेलो हाउ आर यू, फिर उसने प्रिंट किया फाइनल आउटपुट, एंड देन आफ्टर वो फिर गया मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट किया हेलो टुडे इज संडे। ठीक है, ये देखो क्लियर। एक प्रोग्राम और बनाते हैं छोटा सा, आप देखें, आपको जरूर अच्छा लगेगा। दो वैल्यू को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम बनाया इंटीजर a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 0 ले लिया। आप समझ गए होंगे प्रोग्राम किस चीज़ का है। प्रिंट करा दिया हमने %d और यहाँ प्रिंट करा दिया हमने c। ठीक है, आंसर देखेंगे अगर हम इस काम में, आंसर मिल जाएगा 30 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को मुझे क्या करना है, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ लिखा इंटीजर ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैं दो वैल्यू पास कर दी, इंटीजर x और इंटीजर y। ठीक है, वैल्यू पास कर दी। अब जब मैंने इसके अंदर x और y वैल्यू पास कर दी हैं, तो मैं इसके अंदर क्या लूँगा, इंटीजर x और इंटीजर y मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे क्या करा, कंट्रोल इंसर्ट कर दिया, कंट्रोल इंसर्ट, यहाँ जाके मैंने कर दिया शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, ठीक। अब ये क्या मिल गया, इसे यहाँ पे a मिल गया। ठीक है, c इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x एंड y हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट क्या करा देंगे हम यहाँ पे, %d और यहाँ आ जाएगा x एंड y। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब x और y की वैल्यू जो आएगी वो तो है नहीं इसके अंदर, तो वो वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक और कर देंगे इंटीजर ऐड नाम का फंक्शन, और यहाँ कर देंगे इंटीजर और इंटीजर। ठीक है, अब ऐड को यहाँ इसमें कॉल करा लो, ऐड। ठीक है, a और b, अब इसकी वैल्यू कॉल हो गई। ठीक है, कंट्रोल F9, Alt F5 करो, देखो आंसर कितना आ गया, 10 और 20। ठीक है, अभी प्लस नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने c नहीं लिया। ठीक है, यहाँ हमने c नहीं लिया। अब देखो इसका आंसर आ गया 30। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया जिसको हमने यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। सारे प्रोग्राम आपको बना के दिखा दिए बच्चों। इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद।